अच्छा, कल हम लोगों ने ना ऑर्डर 6 को देखा था और उसके बारे में कुछ ना प्लीडिंग को पढ़ा। जो प्लीडिंग होती है वो क्या चीज होती है, हम लोगों ने इस चीज को जाना था जो कि ऑर्डर 6 के रूल 1 के अंदर है। प्लीडिंग के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि प्लीडिंग के अंदर सिर्फ प्लेंट ही नहीं होगी और ना ही रिटर्न स्टेटमेंट होगी, बल्कि इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोगों ने प्लीडिंग कहना है। प्लेंट जो होगी वो प्लेंटिव की हद तक होगी और जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो डिफेंडेंट की हद तक होगी। फिर हम लोगों ने ये देखा था उसके अंदर कि ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि प्लेंट किस बंदे के लिए और स्टेटमेंट किस बंदे के लिए है, लेकिन अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि प्लेंट है क्या चीज या रिटर्न स्टेटमेंट है क्या चीज। तो उसके लिए हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोगों ने पढ़ना ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 और ऑर्डर 8। लेकिन इसमें एक कैच है कि ऑर्डर 6 जो है ये सिर्फ और सिर्फ जनरल प्लीडिंग की बात कर रहा है, लेकिन जब हम लोगों ने ऑर्डर 7 पढ़ना है तो उसके साथ भी ऑर्डर 6 को मिला के पढ़ना है। जब हम लोगों ने ऑर्डर 8 पढ़ना है तब हमने इसके साथ भी इसको मिला के पढ़ना है। फिर हम लोगों ने ये देखा था रूल 2। और अच्छा, यहाँ पे ये बताने से पहले ना मैं आप लोगों को ये टेबल बता देती हूँ, ये सबसे ज्यादा आसान है। अच्छा, फिर हम लोगों ने ये देखा था कि प्लीडिंग क्या होगी, प्लीडिंग के अंदर हम लोग इसको कैसे लेके चलेंगे। हम लोगों ने ये देखा था कि चाहे वो प्लेंट हो या रिटर्न स्टेटमेंट, कुछ चीजें हम लोगों ने लाजमी उसमें करनी है और कुछ चीजें हमने नहीं करनी। वो क्या चीजें थी, वो थी फैक्टा प्रोबेंडा भी आप इसको कह सकते हैं, और इसके अलावा मटेरियल फैक्ट्स भी कह सकते हैं, जो कि रूल 2 के अंदर है। उसके अलावा फिर हम लोगों ने ये कहा था कि अगर हम लोगों ने कोई प्री डिसाइडेड बात ऐसी है जिसको हम लोगों ने एक्सप्रेसली कह दिया है, मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी एम नाम के बंदे को बेच रही हूँ, तो उस बंदे ने मुझे उसको मैंने ये कहा था, उसके साथ पहले एक्सप्रेसली हमारी ये बात हो चुकी थी कि मैं तुम्हें ना इससे हाउसिंग सोसाइटी से एनओसी लेके दूंगी। अब अगर ऐसी बात है कि मैं एनओसी लेके दूंगी और उसके बाद बेचने का अमल स्टार्ट होगा, यानी कि उसकी रजिस्ट्री वगैरह उस बंदे के नाम पे मुंतकिल होगी, तो मैं इसको लिखूंगी, लेकिन सिर्फ इतना ही प्रिसाइज लिखूंगी, उसके अंदर मजीद आगे मैं इलेबोरेशन में नहीं जाऊंगी। फिर हम लोगों ने देखा था कि प्रीसाइज इफेक्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर कोई भी दस्तावेज हम लोगों ने यूज किया है तो ये नहीं करना कि ए टू जी सारे के सारे कंटेंट हमने बता देने, या नहीं, ऐसा नहीं करना। हम लोगों ने सिर्फ बताना है कि ये दस्तावेज है और इसके रूह से मैं ये मालिक हूँ। मिसाल अगर हम लोग इसमें किसी लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम लोगों ने मिसाल ली थी किसी भी कोई बंदा फोत हो चुका है, तो हम लोगों ने सिर्फ इतना बताना है कि ये एक डेथ सर्टिफिकेट है और इसके अंदर ये बंदा फोत हो चुका है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट बताना है। वैसे ये डेथ सर्टिफिकेट वाली काफी वेग एग्जांपल है, लेकिन फिर भी समझा इजी समझने के लिए ना ऐसी एग्जांपल हम लोग यूज कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने ये कहा था कि व्हाट नॉट टू स्टेट, कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसको हमने स्टेट नहीं करना। उसमें कहा था नो एविडेंस। अच्छा, एविडेंस का क्या मतलब है और मटेरियल फैक्ट का क्या मतलब है, इन दोनों के अंदर ना हम लोग को क्लियर डिस्टिंक्शन अपने दिमाग में भी होनी चाहिए और प्लेंट लिखते वक्त भी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें जो कि हम लोगों ने बाद में ट्रायल के दौरान सबूत के तौर पे पेश करनी है, उनको हम लोगों ने एविडेंस कहना है। लेकिन वो बातें जो कोर्ट के नॉलेज में होना जरूरी है कि अच्छा इस बुनियाद पर यह बंदा कोर्ट में आया है, या फिर डिफेंडेंट को पता होना चाहिए कि मेरे खिलाफ अच्छा इस वजह से ये सूट आया है। सिर्फ हम लोगों ने वही चीजें एज मटेरियल फैक्ट उस प्लेट में बयान करनी है। और अगर ये रिटर्न स्टेटमेंट है और डिफेंडेंट ने कोई क्लेम किया हुआ है तो उसके लिए भी सेम प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, उसके अंदर भी उसने कोई एविडेंस वगैरह यूज नहीं करना, ना उसका जिक्र करना है, सिर्फ उसने प्रीसाइज सा बता देना है कि ये मटेरियल फैक्ट है जिसकी बुनियाद पे मैं ये अलेज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इम्प्लाइड कंडीशन प्रेसिडेंट, ये इन दोनों के दरमियान ना हमें डिस्टिंक्शन आनी चाहिए। एक्सेस जो मैंने पहले आपको बता दिया, इम्प्लाइड वो चीज है जिसमें मैंने पहले ये नहीं कहा कि मैं आपको सब रजिस्ट्रार के पास जाकर इसकी रजिस्ट्री करवा के दूंगी, लेकिन ये तो एक प्रोसीजर का हिस्सा है ना कि एक बंदे ने अगर जमीन अपनी बेची है तो उसने, जाहिर सी बात है, अगर उसका इंतकाल करवाना है तो रेवेन्यू के कंसर्न ऑफिस के पास जाएगा, और अगर कोई रजिस्ट्री करवानी है तो फिर मैंने सब रजिस्ट्रार साहब के पास जाना है। तो ऐसी बातें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो स्पेसिफिकली कोई एनओसी की बात कर रहा है या किसी भी और तरीके की बात कर रहा है तो उसको हम इस साइड पे लिखेंगे, यानी कि उसको स्टेट करेंगे, अदरवाइज हमें स्टेट करने की जरूरत नहीं है।
इसके अलावा दूसरी मिसाल ये है कि अगर एक शख्स है वो मेरा एजेंट है और मेरे हाफ पे ही आगे काम कर रहा है और उसने कोई फ्रॉड कर दिया, अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो किस तरीके से एजेंट है, इस टाइम एजेंट हुआ था, बस अगर मैंने कह दिया ना जुबानी कि ये मेरा एजेंट है, इतनी सी बात ये मेरा एजेंट है काफी है। उससे पहले की जितनी भी कहानी होगी ना कि मैं इसे 5 साल से जानता हूँ, ये मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ये मेरे लिए पहले भी काम करता रहा, ये सारी चीजें कोई भी चीज जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। इन दोनों को हम लोगों ने डिस्टिंग्विश करना है कि प्रीसाइज इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। कंटेंट का मतलब है जिस तरह एक सेल डीड है उसके अंदर A to Z हम लोग ना इस तरीके से सारा बयान किया हुआ है, किसी की प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल है, उसकी कंसिडरेशन है, कहाँ से उसने लिया, किस वजह से लिया, क्या क्या उसके ऊपर बार्स थी, क्या उसके बाद नहीं थी, क्या उसके पास कोई हुक्म इम्तनाई है, कोई रहन के लिए ये प्रॉपर्टी है या ये कितनी देर से यूज करेगा, ये सारा कुछ ना। तो ये सारा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैं सिंपली क्या लिखूंगी कि मैंने एक डॉक्यूमेंट की बेसिस के ऊपर मैं मालिक हूँ और वो डॉक्यूमेंट जो है ना वो अनेक्स है एज एनेक्सचर A B C J भी, हम लोग उसको अनेक्सचर का नाम देंगे, ठीक है, ANNEXURE, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि इसके अंदर हम लोगों ने कोई भी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होगी ना उसको भी ऐड किया। प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें। अली रजा एडवोकेट अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का क्या था कि वो वाली चीजें जो जज को पता होनी चाहिए, या फिर हम लोगों ने QSO के कुछ आर्टिकल्स के बारे में जिक्र किया था। अगर हम लोगों के पास ये पता है कि ये चीजें एक प्रिजम्पशन में आती है, मिसाल के तौर पे कल इतवार था और आज कल ही लास्ट डेट थी कोर्ट के अंदर आने की, अपेयर होने की उस दावे के लिए, तो ये तो अब जुडिशली नोटिसेबल फैक्ट है ना कि इतवार को तो कोर्ट खुला ही नहीं होता, लेकिन मुझे फौरन पीर को कोर्ट में आना ही पड़ेगा। ये नहीं होगा कि मैं दरमियान में 1 माह का या 1 हफ्ते का गैप दोबारा ले लूं, नहीं, अनटिल और अनलेस कोर्ट की और नोटिफाइड छुट्टियां ना दरमियान में आ जाए या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में कोई छुट्टियां वगैरह ना आ जाए तो होगा। उसके बाद डिपार्चर के, यानी कि जो भी बात हम जिस कॉज ऑफ एक्शन की बिना पे कोई ना कोई रिलीफ मांग रहे हैं तो हम लोगों ने उससे बाहर नहीं जाना। मिसाल के तौर पे मैं बात तो यहाँ पे कर रही हूँ एक प्रॉपर्टी की जो कि मैंने एक शहाद नाम के आदमी से लेनी है और उसके बारे में सारी गुफ्तगू कर रही हूँ पूरी प्लेंट के अंदर, लेकिन मैं फिर कहती हूँ शहाद बहुत बुरा है, उसका करैक्टर ऐसा नहीं है, या फिर मैं कहती हूँ कि उसकी बीवी के साथ ताल्लुक अच्छे नहीं है, वो अपनी बीवी को मारता फिरता है, या फिर मैं कहती हूँ इसकी दिमागी हालत अच्छी नहीं है, या इस तरह की कोई भी ऐसी बात, या फिर कोई भी ऐसे फैक्ट्स जो कि उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है कॉज ऑफ एक्शन से या रिलीफ या क्लेम जो भी मैं मांग रही हूँ, तो फिर उसको डिपार्चर कंसिडर किया जाएगा और हम लोग इसके अंदर नहीं मांग सकते ये चीज, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि मटेरियल फैक्ट्स क्या होते हैं। मटेरियल फैक्ट वो वाले फैक्ट होते हैं रेफर टू सच फैक्ट्स व्हिच द प्लेंटिफ हैज टू एस्टैब्लिश इन कॉज ऑफ एक्शन। अच्छा, विच द प्लेंटिफ हैज टू एस्टैब्लिश द कॉज ऑफ एक्शन, जो कॉज ऑफ एक्शन के एस्टैब्लिश करने के लिए जो जो फैक्ट्स होंगे ना वो सारे होंगे प्लेंटिफ के लिए मटेरियल फैक्ट। और अगर यही बात हम डिफेंडेंट के लिए करें तो वो क्या है, डिफेंडेंट रेफर्स टू सच फैक्ट्स व्हिच द डिफेंडेंट हैज टू एस्टैब्लिश हिज डिफेंस, यानी कि अगर मैं कह रही हूँ कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और इसको मैंने इस सेल डीड के जरिए खरीदा है, ठीक है, तो अब मुझे ये हरगिज जरूरत नहीं है कि मैं जाके सेल डीड के बारे में हर चीज आगे से बयान करना शुरू कर दूं या यह कहूं कि ये बंदा इसका सिग्नेटरी था और बतौर शहादत मैं इसको पेश कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये सारा काम ना मेरे एविडेंस का है, जब मैं ट्रायल के अंदर आऊंगी ना तब एविडेंस दूंगी, वहां पे मैं ये सारी अपनी गुफ्तगू बयान करूंगी, अपनी शहादत दूंगी, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो या ओरल हो। और अगर इसी तरीके से ही डिफेंडेंट होगा, डिफेंडेंट के अंदर क्या है कि डिफेंडेंट अगर कहता है नहीं जी ये झूठ बोल रहा है, वो ये तो क्लेम कर सकता है, लेकिन अगर वो कहे कि ये झूठ बोल रहा है, इसका ये रोज का ही मामूल है, ये लोगों के साथ ऐसे करता है वैसे करता है, ये जितने भी उसने प्लीज लेनी है ना उस बंदे वो सारी की सारी ना उसने एविडेंस में ड्यूरिंग ट्रायल देनी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ लें। तो कल प्लीडिंग की सिग्नेचर भी होना चाहिए प्लीडिंग्स को, और उसकी वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए। उसके मैंने कल आप लोगों को सैंपल्स दिखा दिए थे, वो इधर
अभी नीचे कहीं आते हैं ना किसी प्रोविजन के साथ, मैं आप लोग को वो भी स्लाइड में दिखा दूंगी, ठीक है। उसके बाद ना ये प्लीडिंग साइन होनी चाहिए प्लेंटिफ के जरिए भी, और उसका वकील साहब जो होंगे उसके भी सिग्नेचर लाजमी होने चाहिए। अच्छा, अगर किसी की प्लीडिंग सिग्नेचर नहीं ना हुई तो हाँ, इसके ऊपर ना तो डिसमिसल होगी ना रिजेक्शन होगी। इसकी बुनियाद पे ना सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ये बंदे को कहेगा कि आप इसको साइन करो, अगर वो बंदा कोर्ट में उस टाइम मौजूद है, और अगर वो मौजूद नहीं है तो एक छोटी सी डेट के लिए एडजर्न कर दिया जाएगा केस, और उसको कहा जाएगा कि इसको आके ना आप लोग साइन करवाएं, और फिर ही हम लोग इसके अंदर आगे चलेंगे। वेरिफिकेशन एक सिंपल सा प्रोसीजर है जो कि प्लेन के बिल्कुल एंड पे लिखा है, ये ऑन ऑथ होती है वेरिफिकेशन ना, और इसके अंदर ये जिस जगह पे होती है वो वाली जगह भी, और उसके अलावा वो डेट भी अंदर मेंशन कर दी जाती है, और इसमें कंटेंट्स ऑफ प्लेन के बारे में बताया जाता है कि ये इतने कंटेंट्स के मुताबिक, ये मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त है, और ये मेरे एक क्या उसको यकीन के मुताबिक दुरुस्त है, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। अच्छा, इसके अंदर ना नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा लेंथी है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर 6, रूल 17, रूल 16, रूल 18 इसको तो करना ही करना है, लेकिन इसके साथ हम लोगों ने रूल 5 इसी ऑर्डर का करना है, और इसके बाद ना हम लोगों ने इसके साथ ऑर्डर 8, रूल 9 को भी करना है। तो जब मैं आप लोगों को इसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट करवा दूंगी ना, तब वो करेंगे, क्योंकि ना हम लोगों को अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आते होंगे तो फिर वो हमारे लिए समझना ईजी होगा। सिर्फ अभी के लिए इतना जान लें कि जो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग होती है ना, वो किसी भी स्टेज पे हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एक इफेक्टिव डिसीजन आना है। लोग आ जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना एक रूल 3 था फॉर्म्स के हवाले से, कि कौन कौन से फॉर्म्स होंगे। ये देखें, फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग, तो ये मैंने फॉर्म्स कुछ डाले हुए थे, लेकिन कल हमारी क्योंकि कंप्लीट नहीं हुई थी इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। ये फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग है, और इसके अलावा हमारा रूल 4, रूल 5, रूल 16, 17 और 18, ये चारों पांचों रूल रहते हैं। ये हम लोगों ने तब करने हैं जब हमारा प्लेन और रिटर्न स्टेटमेंट ना कंप्लीट हो जाएगा, चाहे आप अपने बुक के ऊपर साइड पे लिख भी लें, ठीक है। अब ये हमारे फॉर्म्स है प्लीडिंग के, ये एक ऐसे फॉर्म है जो कि हमें ना बुक के अंदर एनेक्सचर ए के अंदर दिए हुए हैं। इनका सिर्फ एक मकसद है कि ये एक सैंपल के तौर पे हमें दे दिए गए हैं, और कहा गया कि अगर किसी भी बंदे ने कोई भी दावा करना है ना इनके हवाले से, इन सूट के हवाले से, तो आप लोगों ने इनको मद्देनजर रखना है, इन असूलों को। मिसाल के तौर पे कि ए एंड बी ये प्लेंटिफ्स के बारे में और डिफेंडेंट्स के बारे में है, यानी कि जो पार्टीज टू सूट है उसके बारे में। फिर उन्होंने बता दिया कि अगर आपने कोई भी सूट करना है उसके अंदर पहले प्लेंटिफ के बारे में सारा बयान करना है, फिर जो भी आपका क्लेम वगैरह होगा वो सारा कुछ आपने बयान करना है, फिर अगर कोई बंदा माइनर है और वो किस तरीके से आ रहा है कोर्ट में उसके बारे में बयान करना है। ये पहले 3 ना, ये आप लोग इसको एक नजर देख लीजिएगा, ये अभी फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक है ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट टू परचेज लैंड, ये काफी ज्यादा है प्लेंट के अंदर, और ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए है। और ये है रेसियन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस्टेक, ठीक है। ये सारे सिर्फ और 20, 40 प्लस ये दोनों है मौजूद ना, और हर किस्म के क्लेम के लिए सेपरेट हैं। अब हम लोग चलते हैं ऑर्डर। अच्छा, ये वेरिफिकेशन आ गई है जो मैं पहले बता रही थी आप लोगों को, कि वेरिफिकेशन ऑन ओथ एट लाहौर ऑन 5th day of March 2022 that the contents of paragraph number 1 to 9 are true and correct to the best of my knowledge and paragraph number 10 and 12 are correct to the best of my information। एक ये वेरिफिकेशन होती है, एक ये सिंपल वेरिफिकेशन हम लोग यूज कर लेते हैं अभी, हालांकि ऐसी नहीं हमें करनी चाहिए लेकिन फिर भी हम लोग ये कर लेते हैं। वेरीफाइड ऑन ओथ एट लाहौर ऑन दिस डे that the contents of above plaint are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed therefrom। indirectly इसका मतलब वही है, लेकिन उन्होंने वाज़ह तौर पे लिख दिया कि मेरे इल्म के मुताबिक ये चीज होनी चाहिए और मेरे यकीन के मुताबिक ये चीज दुरुस्त है, तो हमें वही चीज फॉलो करनी चाहिए। ये वाला जो वर्जन है ना ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये अमेंडमेंट की आ गई, ये मैंने आप लोगों को कर दिया है, ये हम लोग नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं हमारे इसके ऊपर ऑर्डर 7 के ऊपर, ठीक है। ऑर्डर 7 क्या है, अब आप लोग ना ये वाले टेबल की स्क्रीनशॉट ले लें। जो ऑर्डर 7 है ना इसके ये 6 टॉपिक बनते हैं, ठीक है। हम लोगों ने ना किसी भी ऑर्डर को करने से पहले ना ये देखना होता है उसके कंटेंट्स में कि अच्छा ये ऑर्डर किस किस चीज के बारे में है। जैसे हम लोगों ने ऑर्डर 6 के बारे में पहले देखा था ना, के बारे में है। इसके अंदर अब हम लोगों ने स्पेसिफिकली प्लेंट के अंदर आ जाना, प्लेंट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और उसके
बाद आ जाना है एड्रेस ऑफ प्लेंट, एड्रेस, फिर लीगल, लिस्ट ऑफ लीगल एयर्स, रिटर्न ऑफ प्लेंट और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। ठीक है, अब हम लोगों ने जब प्लेंट के ऊपर आना है ना, तो मैं आपको डायरेक्टली वहां पे ले जाती हूँ ताकि हमारा ये साथ साथ आज बुक रीडिंग भी हो जाए, क्योंकि अब हम लोग ना सिर्फ ये फर्स्ट पार्ट अभी करने लगे हैं इसका फिलहाल, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको आगे करते हैं कंटिन्यू। प्लेंट, पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड इन प्लेंट। अच्छा, वो जो पिछला खाका मैंने आप लोगों को बताया है ना ऑर्डर 6 का, वो हम लोगों ने बातें सारी याद रखनी है, ठीक है। अब उसके साथ वो वाली सारी चीजें हम लोगों ने ऑर्डर 7 के अंदर जो प्लेंट का अक्षर जरूर सर बाबर का लीजिएगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन में है, ठीक है। अब ऑर्डर 7, particulars to be contained in plaint, the plaint shall contain the following particulars: the name of the court in which the suit is brought। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक कोर्ट है जिसके अंदर हम लोगों ने कोई भी प्लेंट लानी है, उसका नाम लाजमी लिखना है, क्योंकि हमें पता भी तो चले कि हम लोग किस कोर्ट में जा रहे हैं या किस तरीके से जा रहे हैं। तो ये है इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज लाहौर। अब मैंने सीनियर सिविल जज क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी हम लोगों ने प्लेंट दायर करनी है ना, डायरेक्टली ये लाहौर के अंदर सीनियर सिविल जज को पावर है, सीनियर सिविल जज साहब को पावर दी गई हुई है, और पावर कर दिया गया ना कि आपने प्लेंट्स को रिसीव करके उसके ऊपर सिग्नेचर वगैरह करनी है, तो उनका नाम हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है। अगर सेम यही प्रोसीजर अगर हम अपील में जा रहे हैं तो यहाँ पे हाई कोर्ट का नाम आ जाएगा, अगर हाई कोर्ट में हम लोग जा रहे हैं, अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहे हैं अपील के अंदर, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नाम यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक ये देख लें आप, इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज साहब। उसके अलावा हम लोगों ने ये सर की मैंने ली है, बादालत जनाब सिविल जज साहब दर्जा अव्वल चीचा वतनी। यहाँ पे एक और भी था केस, अच्छा वो ना केस लास्ट पे है, वो भी मैं आप लोग को ना बाद में दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद हमारा दूसरा क्या, द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिव। पहले हम लोगों ने बात की है कोर्ट के नाम की, और फिर हम लोगों ने बात की जितनी भी हम लोगों ने पहले कोर्ट की बात करनी है ना, कोर्ट के नाम की बात कर लिया। अब हम लोगों ने ना प्लेंटिव की सारी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। जब भी हम लोग डिस्क्रिप्शन किसी भी प्लेंटिव की लिखते हैं ना, उसके अंदर हम लोग उसका नाम लिखते हैं, उसकी वल्दियत लिखते हैं, फिर कहाँ पे वो रहता है वो लिखते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये स्पेसिमन में नाजिया शाहिद तुफैल, वाइफ ऑफ शाहिद तुफैल एंड डॉटर ऑफ मोहम्मद असलम, यानी कि ये डिक्लेरेशन का केस था ना, तो ये बाप की जायदाद में से उसने लेना था, और वो औरत शादीशुदा भी थी, और उसका जो शनाख्ती कार्ड था ना वो उसके हस्बैंड के नाम पे बन चुका था। तो अब इस स्टेटस को क्लियर करने के लिए ना वकील साहब ने क्या किया, नाजिया शाहिद तुफैल वाइफ का भी साथ लिख दिया, ताकि शनाख्ती कार्ड में और उसके असल होने में कोई फर्क ना रह जाए। डॉटर ऑफ मोहम्मद असलम, ठीक है, ये लिख दिया। इस तरह है नजफ शहजाद, वाइफ ऑफ आदम शाह एंड डॉटर ऑफ मोहम्मद असलम, ठीक है, ये प्लेंटिफ का हो गया। और उसके बाद आ जाना रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर, ये आगे उन लोगों की रेजिडेंस आ गई है, ठीक है। सेम इज द केस फॉर उर्दू मीडियम। अल्लाह दिता, मोहम्मद आशिक, मोहम्मद लतीफ, मोहम्मद सदीक, पसरान, अब्दुल हक, अकवाम मुगल साकनान, चक नंबर 39/12L, तहसील चिचावतनी, जिला साहिवाल। इसके अंदर ना उन्होंने ये पसरान अब्दुल हक इसलिए लिखा है क्योंकि ये सारे भाई भाई हैं, और इनके अंदर पसरान इकट्ठा करके लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसका पार्ट 3 देखें, द नेम, डिस्क्रिप्शन and place of residence of the defendant so far as they can be ascertained। अच्छा, ये ना थोड़ी सी अनसर्टेन चीज होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टी जो प्लेंटिफ होती है उसको बंदे का तो पता होता है काम हो रहा है, राब्ता हो रहा है, लेकिन ना उसका प्रॉपर एड्रेस नहीं होता। तो फिर वो जितना उनको मिलता है ना, यानी कि पुराने कागजों में से या कहीं से भी, या वो अपनी हद तक पता लगा सकते हैं, उतना हमें लिखना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है so far as they can ascertain, ठीक है। उसके बाद ये जी डिफेंडेंट का है, मोहम्मद अकमल सन ऑफ मोहम्मद असलम, रेजिडेंट ऑफ दिस अस्करी 4 और लाहौर, ठीक है। और ये डिफेंडेंट था। मैंने थोड़े थोड़े नाम अंदर से ना 1-2 नाम चेंजेस भी की हुई हैं, तो ये आप लोगों ने मतलब ये नहीं समझना कि ये यही लोग हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। मसलन ये मोहम्मद अकमल था ना, तो ये अकमल की जगह पे यहाँ पे किसी और का नाम था, तो मैंने इसको चेंज कर दिया अकमल, ताकि रियल लोगों की आइडेंटिटी ना हो सके। शुरू में ना ऑर्डर 1 में बात की हुई है डिफेंडेंट की, परफॉर्मा डिफेंडेंट की और प्लेंटिफ की। अच्छा, ऊपर मैंने आप लोगों को प्लेंटिफ दिखा दिया, और ये 2 थे और उनको इकट्ठा लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो डिफेंडेंट है ये एस गलती से यहाँ पे लिखा गया,
तो इसको माजरत इसके लिए। ये प्लेंटिफ नंबर 1 हो गया और ये प्लेंटिफ नंबर 2 है परफॉर्मा डिफेंडेंट, क्योंकि इससे डायरेक्ट उससे कोई भी ग्रीवियंस हासिल नहीं है। उसके अलावा अगर डिफेंडेंट जो होगा ना वो माइनर होगा। पहले मैंने आप लोगों को कहा था जब हम लोग स्पेशल केस में जाएंगे ना तो उनके साथ साथ हम लोग करते जाएंगे, लेकिन अभी मुझे रियलाइज हुआ है हमें अभी साथ साथ थोड़ा सा देख लेना चाहिए ताकि हम लोग जब वहां पे रेफर करेंगे ना तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो उसके अंदर भी ये देखें A.B, ये पीछे जो परफॉर्मा है ना नेक्स्ट रे के अंदर, ये मैंने वहां से लिया है। अगर माइनर होगा तो यहाँ पे लिख लें मोहम्मद शहजाद, आगे माइनर और फिर उसकी डिस्क्रिप्शन और रेजिडेंस, फिर बाय, जो ये सारी ए से लेके इतनी इतनी जितनी भी बात कर रही हूँ ना मैं, यहाँ पे माइनर के बारे में सारा कुछ लिखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उस बंदे का नाम लिखना है जो बंदा उसके बिहाफ पे कोर्ट में प्रोड्यूस हो रहा है, या वो कोर्ट ऑफ वार्ड के जरिए हो रहा है या नेक्स्ट फ्रेंड के। उसके बाद है A.B, फिर ये था पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के लिए, तो हम लोगों ने ऐसे लिखना है मिसाल के तौर पे मोहम्मद अकरम सन ऑफ मोहम्मद असलम, रेजिडेंट फला फला फला, आगे लिख देना है हमने ये, इसको हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और फिर आगे या फिर ऑफ वीक माइंड जो भी उसका केस होगा, फिर हम लोगों ने कर देना बाय C&D, मिसाल के तौर पे मोहम्मद काजी हिज नेक्स्ट फ्रेंड, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो नेक्स्ट फ्रेंड, अब ये सेम केस है डिफेंडेंट के लिए, वकास जवेद, वल्द मोहम्मद जवेद, लश्कर अली, वल्द शेर मोहम्मद, अमजद अली, अब्दुल सलाम, पसरान लश्कर अली, अकवाम अराई, साकनान, चक नंबर 39/12, एल तहसील चीचा, वतनी जिला साहिवाल। अच्छा, इसके अंदर आप लोगों ने ना एक बात याद रखनी है, जिनकी वल्दियत तो सेम होगी उसको तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जिनकी वल्दियत सेम नहीं ना होती उसको हम लोग नहीं लिख सकते। अच्छा, ये इंग्लिश वर्जन में आ गया मोहम्मद अकमल, सॉरी हाँ अकमल सन ऑफ मोहम्मद असलम, रेजिडेंट ऑफ, ये आगे उसका पता आ गया डिफेंडेंट के तौर पे, उनके ऑफिस का है अस्करी कॉलोनीज मैनेजमेंट ऑफिस सिचुएटेड एट अस्करी 4 लाहौर, ठीक है। ये परफॉर्मा डिफेंडेंट के तौर पे आ गया। ये पार्टीज का नाम है। यहाँ तक अगर ये कोई कंफ्यूजन है तो मुझे पूछ। Where the plaintiff or defendant is a minor or a person of unsound mind, a statement to that effect। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये वाला कि प्लेंटिफ अगर माइनर होगा तो क्या होगा, या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है तो क्या। उसके बाद हम लोगों ने ये देख लिया। उसके बाद अच्छा, ये मैंने ना प्लेंट किया, ये हम लोग लास्ट पे देखते हैं। अच्छा आगे है द फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अरोज। इसके लिए ना हम लोगों ने कॉज ऑफ एक्शन के लिए ऑर्डर 2 को मद्देनजर रखना है अपने को, ठीक है। और उसके अलावा जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है ना ऑर्डर 6, उसके अंदर जो जो प्रिंसिपल्स पढ़े हैं उन सबको मद्देनजर रखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एंड व्हेन इट अरोज। इसका मैंने ना आप लोग को लास्ट टाइम जो दिखाया था ना वो ये दिखाया था, ये स्पेसिमन दिखाया था। इसके अंदर मैंने आप लोग को ये तो बता दिया था कि व्हेन इट अरोज, ठीक है। द कॉज ऑफ एक्शन हैज अ रीजन इन फेवर, फर्स्टली कब, सेकंडली तब, और अभी तक ये चलती चली जा रही है। लेकिन इसके साथ मैंने आप लोगों को ना फैक्ट्स नहीं दिखाए थे। द फैक्ट्स शोइंग द कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन, सिंपल सी बात है कि कोर्ट की अगर ज्यूरिसडिक्शन होगी तो ही कोर्ट एंटरटेन कर सकता है ना, अदरवाइज तो कोर्ट जो है वो उस प्लेंट को रिटर्न कर देगा। द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम, सिंपल बात है, प्रेयर के अंदर हम लोग जितना कुछ भी मांग रहे हैं ना हम लोगों ने सबको बताना है, और ये नहीं करना कि डायरेक्टली प्रेयर में जाकर बताना, बल्कि उसके बारे में जो कुछ हम लोग मांग रहे हैं ना वो हम लोगों ने ऊपर थोड़ा थोड़ा बयान भी करते जाना है। वेयर द प्लेंटिफ हैज अलाउड अ सेट ऑफ और रिलिंक्विश्ड a portion of his claim, the amount so allowed or relinquished। अच्छा, ये वो वाले केसेस हैं जहाँ पे प्लेंटिफ ने भी कुछ देना होता है डिफेंडेंट ने भी, तो ये उस लिहाज से है केस। मिसाल के तौर पे अगर मेरा अहमद नाम के एक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और अहमद ने मेरा 500 रुपया देना है लेकिन मैंने उसको 1000 लेना है, ठीक है। तो अब 500 और 500 कट गया, बाकी 1000 रुपया रह जाएगा, और सॉरी 1000 में से 500 रुपया कट गया, बाकी 500 रुपया रह जाएगा। तो मैंने अगर इस इफेक्ट के लिए लेना ना कि मैं खुद ही वहां पे इकरार कर रही हूँ कि हाँ मैंने इससे 500 लेना था और वो उसको मैं सेट ऑफ कर रही हूँ या रिलिंक्विश कर रही हूँ, तो फिर वो इसके लिए भी एक पैराग्राफ में लिख दूंगी। अ स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट फॉर द पर्पसेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एंड कॉज ऑफ कोर्ट फीस सो फार एज। अच्छा, ये जो है ना ये हमारी जो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन
जुरिस्डिक्शन होती है ना, उसके लिए। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्या होती है? पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन वो वाली होती है पैसों वाली, मॉनेटरी। सिंपल पिक्यूनरी से आप पैसे वाली याद रखें। इसका ये है कि अगर एक कोर्ट है, हमारी जो कोर्ट्स है ना ये 3 में डिवाइड हुई हैं। सिविल कोर्ट्स, लोअर कोर्ट, यानी कि मैं इनकी क्लास 1, सीजे क्लास 2, सिविल जज क्लास 2 और सिविल जज क्लास 3। ठीक है, वैसे सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ इनकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के लिए, क्योंकि इन तीनों को ही इस तरह क्लासिफाई किया गया है। क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है ना उसकी अनलिमिटेड होती है, जो सिविल जज क्लास 1 होता है इसकी भी अनलिमिटेड होती है, जो सिविल जज क्लास 2 है ना इसकी 50 लाख रुपीज है, और जो सिविल जज क्लास 3 है ना इसकी 10 लाख रुपीज है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। ठीक है, अब हम लोग ना क्लास रिज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि ये क्लास का टाइम खत्म हो गया है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देख रहे थे कि आ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट फॉर द पर्पस ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि जुरिस्डिक्शन लाजमी देखनी होती है। ये पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं क्योंकि इसके अंदर सिविल जज क्लास 1, 2 और 3 की बात हो रही है स्पेसिफिकली। क्योंकि सिविल डिस्ट्रिक्ट जज साहब होते तो वो भी सिविल कोर्ट ही हैं, लेकिन वो अनलिमिटेड उनकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है, इसलिए हम लोग वहां को फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट यहाँ पे ना काउंट नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक हमारी ना प्लेंट के लिए एक चीज कवर हो गई है। अब इसके साथ ना 2-3 चीजें हो रहे हैं। वो क्या है? डिफेंडेंट्स इंटरेस्ट एंड, ये रूल 5 में अभी पढ़ रही हूँ, डिफेंडेंट्स इंटरेस्ट एंड लाइबिलिटी टू बी शोन, के डिफेंडेंट का क्या इंटरेस्ट है उसके अंदर या फिर क्या लाइबिलिटी है जिसकी बुनियाद पे हम लोग उस डिफेंडेंट को इसके अंदर इम्प्लीड कर रहे हैं, तो हम लोगों ने वो भी इसमें लाजमी करना है। द प्लेंटिफ शैल शो द डिफेंडेंट इज और क्लेम टू बी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर and that he is liable to be called upon and to answer the plaintiff's demand। इसके अंदर हम लोग ये कह रहे हैं कि हमने हर वो चीज बतानी है जिसके लिए डिफेंडेंट रिस्पॉन्सिबल है और उसको आके इसके लिए आंसर वगैरह देना चाहिए। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट ना इसके अंदर रूल 6 है। वो किस लिए? क्योंकि हम लोग लिमिटेशन एक्ट पढ़ते हैं। लिमिटेशन एक्ट जो है ना वो एक बार क्रिएट करता है हमारे सूट के ऊपर कि अगर लिमिटेशन टाइम गुजर गया है तो उसके बाद हम लोग वो दावा ना नहीं गुजार सकते। हमारा राइट तो रहता है लेकिन हम उसको राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए किसी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं आ सकते। ठीक है, अब हम लोग यूजुअली क्या करते हैं एप्लीकेशन की केस में, हम लोग एप्लीकेशन के साथ तो लिमिटेशन एक्ट के तहत एप्लीकेशन साथ लगा देते हैं और सेक्शन 5 की। ठीक है, लेकिन अगर हम लोगों ने अब प्लेंट दायर करनी है तो हमें क्या करना है? क्या हमें लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 5 की लगानी चाहिए एप्लीकेशन साथ या नहीं? उसके लिए ये है रूल 6, इसको आप लोग हाईलाइट कर लें साथ। ग्राउंड फॉर लिमिटेशन एक्ट, जो ग्राउंड हम लोगों ने लेने हैं ना वो सारा कुछ हम लोगों ने ना प्लेंट के अंदर ही बयान करना है कि मैं किस लिए कोर्ट में देर से आया हूँ। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। मिसाल के तौर पे ये मेरी एक प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर ना किसी ने मुझे डिस्पोजेस कर दिया है। ठीक है, मैं वहां पे टेनेंट थी। अब इसको रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए मेरे पास ना 6 मंथ्स का टाइम है। ठीक है, लेकिन मैं 6 मंथ नहीं बल्कि 8 मंथ के बाद यहाँ पे आती हूँ ना सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन लेके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत। तो अब मैंने ये नहीं करना कि अपनी प्लेंट के साथ ही एक एप्लीकेशन देनी है, नो। मैंने इसके अंदर रूल 6 को अप्लाई करते हुए इसी प्लेंट के अंदर अपनी वो प्ली रेज करनी है, अपना वो आर्गुमेंट जो मैं वहां पे देना चाहती हूँ वो मैं दूंगी। और मेरी ये प्ली इस नोयत की होनी चाहिए कि इसके साथ ना कोर्ट को ए टू जी सब कुछ पता चल जाए कि ये बंदा लेट क्यों आया लिखे, लेकिन हम लोगों ने इसको ब्रीफ फैक्ट के अंदर रखते हुए इसको वहां पे एक्सप्लेन करना है। मिसाल के तौर पे 2 माह मैं इसलिए लेट आया हूँ, कोर्ट जो है ना वो बंद थी कोरोना की वजह से। ये सिर्फ इतनी सी प्ली बड़ी है इसके अंदर। ठीक है, अगर ऐसा हुआ है या जिस बंदे ने प्लेंटिफ ने आना था वो आउट ऑफ कंट्री था, या फिर वो जो बंदा जिसने प्लेंटिफ ने आना था उसका कोई एक्सीडेंट हो गया था और उसका कोई घर वाला नहीं था कोर्ट के अंदर आने में, ये मिसालें हैं आप लोग जितनी मर्जी डाल लें इसके अंदर। ठीक है, या वो बीमार था और उसकी बीमारी ही इस तरीके की थी कि वो कोर्ट में नहीं आ सकता था। ठीक है, उसके बाद है रिलीफ टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड। अच्छा, ये ना एक इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि ये है
हमारे ऑर्डर 2 के साथ कनेक्टेड। ठीक है, हम लोगों ने जो भी प्रेयर में मांगना है ना, उसको स्पेसिफिकली कह कह के मांगना है। अच्छा मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। अगर हम लोग उस रिलीफ को नहीं ना मांगेंगे तो कोर्ट हमें नहीं देगा अनटिल और अनलेस हम लोगों ने एंड पे वो एक प्रोविजन लिखी हो, एंड एनी अदर रिलीफ विच द ऑनरेबल कोर्ट डीम फिट फॉर द सेक ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी। ठीक है, वालेकुम सलाम जी सर। मैम सॉरी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, असल में अजान शुरू हो गई थी तो मैंने माइक ऑफ कर दिया था। प्लीज जरा जो आपने यहाँ से कंटिन्यू किया मुझे जरा बताइएगा, कौन सा ऑर्डर से स्टार्ट किया आपने और मैंने रूल ये से ऑर्डर सेकंड। 7 स्टार्ट किया हुआ है, ऑर्डर 7। उसके अंदर हम लोगों ने ना अभी रूल 5 के बारे में रूल पढ़ा, रूल 6 के बारे में पढ़ा, रूल 7 के बारे में पढ़ा। रूल 5 के अंदर ये था कि अगर डिफेंडेंट की कोई भी लाइबिलिटी या इंटरेस्ट बनता है जिसके लिए हम लोग, जो हमारा डिफेंडेंट है ना, उसके खिलाफ कोर्ट में आ रहे हैं, तो उसको ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि ये मैं क्यों आ रहा हूँ, ये सॉरी प्लेंटिफ इस कोर्ट के अंदर ना क्यों आ रहा है, उसको हर वो चीज पता होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी तरफ से वेग फ्रिवलस किस्म के एलिगेशन लगा दूं कि इसने मेरे ये किया, इसने मेरे साथ फ्रॉड किया, इसने मिसरिप्रेजेंटेशन किया, और उसके आगे कोई मैं बात ही ना करूं ना। इसके लिए आप लोग साथ लिख लें रूल 2 और रूल 4। रूल 2 मैंने, ये ऑर्डर 6 के हैं, ठीक है, और रूल 2 मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया हुआ है, लेकिन रूल 4 नहीं पढ़ाया क्योंकि वो मैंने बाद में आपको पढ़ाना है। उसके बाद रूल 6 ये मैंने कहा था कि जो भी आप लोगों ने लिमिटेशन का, हम लोग वैसे जो है हमारी जो प्लेंट होती है, प्लेंट के अंदर हम लोगों ने रूल सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन नहीं लगानी अगर हमारा सूट जो है वो टाइम बार है। मिसाल के तौर पे अगर हमारा सूट जो है वो 6 माह का उसका लिमिटेशन पीरियड था, क्योंकि मैं वहां पे टेनेंट थी और वो प्रॉपर्टी मेरी पोजेशन में थी, लेकिन वहां से मुझे फोर्सेबली डिस्पोजेस कर दिया गया। मैं 6 माह के अंदर अंदर उसके लिए सूट ला सकती हूँ, लेकिन मैं 8 माह बाद कोर्ट में आई हूँ, तो ये जो एक्स्ट्रा 2 माह होंगे ना, इसके लिए मुझे कोर्ट के अंदर एक्सप्लेनेशन देनी है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट की नहीं मैंने देनी, बल्कि क्या करना है, इसके लिए मैंने ये जो ऑर्डर 6 रूल 7 का जो है ना, रूल्स सॉरी ऑर्डर 7 रूल 6 की प्ली, ये मैंने प्लेंट के अंदर ही स्टेट करनी है कि ये मैं 2 माह क्यों लेट आई हूँ। आया कि मैं किसी नेचुरल कॉज की वजह से आई हूँ, या कोरोना था और कोरोना की वजह से यहाँ पे कोर्ट्स ही बंद थे, या फिर मैं आउट ऑफ कंट्री थी, या फिर क्या उसका नाम लेते हैं, मेरी बीमारी ही ऐसी थी, यानी कि प्लेंटिफ की, जो कि मुझे अलाउ ही नहीं कर रही थी और मेरा कोई आने वाला भी नहीं था मेरे बिहाफ पे कोर्ट के अंदर ना, ये सारी चीजें। उसके बाद मैं आई थी इसके ऊपर रूल 7 के ऊपर। रूल 7 और रूल 8 इन दोनों को इकट्ठा पढ़ना है हम लोगों ने, लेकिन इनको हमने पढ़ना है, लेकिन हम लोगों ने ना इसको प्रेयर के लिहाज से पढ़ना है कि प्रेयर में हम लोगों ने जो भी मांगना है ना, उसको इकट्ठा ही सारा कुछ मांग लेना है। कोई भी ऐसी चीज जो कि एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट मुझे मुहैया थी कि मैं वो चीज मांग सकती थी, लेकिन मैंने वो वहां पे नहीं ना मांगी, तो बाद में मैं कभी भी नहीं मांग सकती। ठीक है, वो मैं क्यों नहीं मांग सकती, क्योंकि कोर्ट इस लॉ ने ना ऑर्डर 2 के तहत मेरे ऊपर एक कदगन लगा दी है कि अगर मैंने विद इन द लिमिटेशन पीरियड वो चीज कोर्ट से नहीं मांगी तो मुझे दोबारा दी भी नहीं जाएगी। अच्छा ठीक है, इसके अंदर या तो हम लोगों ने सिंपल सारे का सारा मांग लेना है रिलीफ, या इन अल्टरनेटिव मांग लेना है कि मुझे ये भी चाहिए, या अगर कोर्ट मुझे ये नहीं ना दे सकता तो मैं ये। अच्छा यहाँ पे ना अजान होने लगी है, 5 मिनट तक अजान होगी। अच्छा, जिसकी मैं बात कर रही थी, हम लोगों ने प्रेयर के अंदर मांगना है। इट इज देयरफॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेयर दैट द डिफेंडेंट्स में काइंडली बी रिस्ट्रेन्ड परमानेंटली from transferring the suit property in the name of the defendant number 1 in any manner whatsoever। यानी कि ये कोई सूट था, सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन, तो उसके अंदर वो डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 वगैरह को सबको ये कह रहे थे कि आप लोग ना डिफेंडेंट नंबर 1 को ट्रांसफर ना करें और कोर्ट इनको ट्रांसफर करने से रोके, क्योंकि जो प्लेंटिफ था ना उसको इन लोगों ने पहले ही प्रॉपर्टी बेची हुई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतना एक्सप्लेनेटरी नहीं है। एनी अदर रिलीफ विच द ऑनरेबल कोर्ट डीम फिट और अप्रोप्रिएट में ग्रेशियसली बी अवार्डेड टू द प्लेंटिफ। ये कोर्ट की डिस्क्रेशन होती है, कोर्ट अगर इसके तहत चाहे तो कोई भी रिलीफ ना ग्रांट कर सकता है, लेकिन वो होना लेजिट चाहिए, उस ही केस के साथ होना चाहिए रेलिवेंट। ठीक है, और उसकी कॉज ऑफ एक्शन से कनेक्टेड होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं मांग रही हूँ
एक मैं मांग तो रही हूँ प्लेंटिफ के लिए रिलीफ कैंसलेशन ऑफ सूट का या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का इन अल्टरनेटिव, कि मेरे सूट को स्पेसिफिकली परफॉर्म भी किया जाए, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर इसको कैंसिल किया जाए और हमें रेस्टिट्यूट किया जाए, यानी कि जो मेरा पहले बनता था ना, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ, ये इस तरीके से आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा, अब मेरे पास एक सूट आया था जिसके मिसाल के तौर पे ना, ये मैंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगी है, फिर इसके अल्टरनेटिव में मैंने कैंसलेशन मांग दी है, कैंसलेशन के साथ अगर कैंसलेशन होगी तो इसके लिए मुझे रेस्टिट्यूशन चाहिए, और जो मैंने उन लोग को एग्रीमेंट टू सेल के लिए 2011 में दिए थे और अभी ये 2016 हो चुका है, तो ये पैसे के ऊपर जितना इंटरेस्ट बनता है, या अगर मैंने उन लोगों को प्रॉपर्टी भी तब से ट्रांसफर की हुई है, तो जितनी भी उस प्रॉपर्टी का किराया आ रहा था वो सब भी उन लोगों को जा रहा था, यानी कि डिफेंडेंट्स को। तो मैं बतौर प्लेंटिफ ना ये सारा कुछ इसके अंदर मांग सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे से इंटरेस्ट मांगना रह गया प्रॉपर्टी का, या मींस प्रॉफिट रह गया मुझसे प्रॉपर्टी के मांगने के, तो फिर क्या होगा, फिर कोर्ट अपने डिस्क्रेशन के साथ ना मुझे वो वाले मींस प्रॉफिट भी दे सकती है, और उसके अलावा कोर्ट जो है ना वो मुझे रिलीफ बाकी के भी दे सकती है। लेकिन अगर मैंने मांगा ही कुछ नहीं तो कोर्ट मुझे कुछ भी नहीं देगी, ठीक है। और ये मैंने सर बाबर का ही वहां से कॉपी किया है उर्दू के लिए। अंदरी हालात इस्तदा, अच्छा ये यहाँ से ना शुरू होती है, क्या उसको कहते हैं, प्रेयर। प्रेयर को इंग्लिश में प्रेयर कहते हैं और उर्दू में इस्तदा कहते हैं। अंदरी हालात इस्तदा है कि दावा हुक्म इम्तनाई दवामी, यानी कि ये भी परमानेंट इंजंक्शन का एक सूट है, बदी अमर डिक्री फरमाया जाए कि मुद्दा अलहम रकबा मंदरजा जमन नंबर 1, यानी कि जो इनका जमन नंबर 1 ऊपर मौजूद था ना, उसके अंदर जो भी उन्होंने रकबा बताया गया हुआ था, अर्जी दावा बकदर 11 मरला 7 सरसाई जानब जुनूब बिल्डिंग मुदालय नंबर 4 व रकबा 3 मरला 0 सरसाई मुदालय नंबर 2 लश्कर अली के जानब। ये सारी ना उन्होंने हाल अहवाल बताया गया हुआ है, ये मैंने अभी आप लोगों को ना बताना है वैसे इसका। लेकिन ये देखें, अगर हमारी ये एक प्रॉपर्टी है, ये यहाँ पे प्रॉपर्टी तो मौजूद है, लेकिन इसके मशरिक मगरिब शुमाल जनूब में क्या क्या प्रॉपर्टी मौजूद है, तो ये ना उन्होंने इसकी सारी की सारी डिटेल दी हुई है कि किस बंदे का क्या रकबा मौजूद है वहां पे, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको देख के परेशान नहीं हो जाना। और फिर बाकी इसका क्या मांगा असल में क्या हुआ है, मैं किसी किस्म की खिलाफ कानून खिलाफ वाकयात मुबनी बददियांती हेरा फेरी साजिशी बिला तकसीम मदाखलत करने, मुदय्यान को बेदखल करने, मुदय्यान से कब्जा छीनने से बाज व ममनू रहा जाए, और नीज दीगर दादरसी जो क्रेने इंसाफ हो भी दिलाई जाए, ठीक है। ये सारा कुछ वही है कि हमारी जो पीसफुल पोजेशन है उसके अंदर कोई मुदाखलत ना करे, हमें वहां से डिस्पोजेस ना किया जाए, या हमसे दोबारा वो प्रॉपर्टी जो है ना वो छीनी ना जाए। अच्छा, यहाँ पे ना एक और अज़ानें होने लग पड़ी हैं, 2 मिनट जरा रुकिएगा। अच्छा, हम लोगों ने ना पहले वेरिफिकेशन की थी, तो ये जो हमारा होता है ना कि आराम लेते हैं इंग्लिश में वेरिफिकेशन, वो हम लोग प्रेयर के बाद करते हैं, लेकिन जो उर्दू में होता है ना उन दोनों को साथ साथ ही कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको भी देख लेना, क्योंकि यहाँ पे ये देखें यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है। तस्दीक हल्फन तस्दीक की जाती है, हल्फन का मतलब है ओनोत, के जुमला मरातब बाला जमानत मेरे बेहतरीन इल्मो यकीन से सही व दुरुस्त तस्लीम है। ये उन्होंने वो जो मैंने आपको दूसरा दिखाया था ना फॉर्मेट के, जिसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ, इसको सेम एज इट इज वैसे ही उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन इस तरीके से करना करेक्ट नहीं है। लेकिन कोर्ट्स हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं करती, तो लिहाजा हम लोग इस तरह फॉलो नहीं करते, हम इस तरह सिंपल सिंपल लिख देते हैं। लेकिन आपको पता है ना कि जो वेरिफिकेशन होती है उसके नीचे प्लेंटिफ के दस्तखत होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि उन्होंने अंगूठा लगा दिया इसके ऊपर ही, अगर उन्होंने यहाँ पे साइन भी किए होते तो ठीक था। अच्छा, ऊपर हम लोगों ने ना कोर्ट फीस के लिए और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के लिए एक पढ़ा था, उसके अंदर यह है कि ये कि मालियत दावा बगैर कोर्ट फीस मुबल्लग 10,000 रुपए मुकर्रर की जाती है, जो कि कोर्ट फीस से मुस्तस्ना है। इसका ये मतलब है कि कोर्ट फीस के हमारे पास ना
एग्जाम्पशन है कोर्ट फीस के अंदर कि जितने भी केसेस होंगे ना, सूट्स होंगे जिनकी जो प्राइस है वो 25,000 से हम लोग 25,000 तक की हुई है, वहां तक हमारी जो है ना वो इस्तिस्ना है कि हम लोगों ने उसके ऊपर कोर्ट फीस नहीं लगानी। लेकिन जैसे ये 26,000 अगर इसकी मार्केट वैल्यू आ गई है, ये कोई भी चीज आ गई है ना, तो फिर हमें इसकी परसेंटेज जो है ना वो लगानी पड़ती है, और ये 77.5% है। अच्छा, इसमें भी ना आप लोगों ने एक बात ख्याल रखनी है कि 25,000 रुपये तक तो है, लेकिन उसको हम लोगों ने ना यूज नहीं करना, ठीक है ना। अगर हम लोगों ने इसके ऊपर कोर्ट फीस नहीं लगानी, तो क्या एक सवाल हमारे पास आ सकता है, जो हमने 26,000 आ गया अब हमारे पास डिजिट, या इससे इतना ऊपर जितना भी आएगा उसका 7.5 लगाना है, तो क्या अब ये 26,000 के लिए जो कोर्ट फीस होगी वो हमने पूरे 26,000 पे 7.5% लगानी है, या इसमें से 25 को माइनस कर देना है और सिर्फ 1,000 की 7.5 लगानी है। इसका क्या होता है कि हमने 26,000 का टोटल 7.5 लगाना है, ऐसा नहीं करना कि 25,000 को निकाल दे। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। और क्या, उसके बाद ये आ गया। अच्छा, अब हमारे पास ये तो सूट्स की हम लोगों ने जनरल कर दी ना, प्लेंट क्या होती है। अब ये कुछ चीजें और भी हैं जिसके अंदर ये है कि अगर मनी सूट होगा तो क्या होगा, अब हम लोगों ने एज अ रिप्रेजेंटेटिव किसी सूट को दायर किया तो क्या होना चाहिए। अगर मनी सूट होगा ना और उसके अंदर हम लोगों ने कोई भी मनी ऐसी रिकवर करनी है जिसकी हमें अमाउंट क्लेम करनी है, और उसका एग्जैक्ट हमें पता है कि हमने इतनी ही करनी है, तो फिर जब हम लोगों ने रिकवरी के लिए दावा करना है ना, तो हम लोगों ने उसकी एग्जैक्ट वही प्रीसाइज अमाउंट स्टेट करनी है, यानी कि वहां पे बयान करनी है। लेकिन जब प्लेंटिफ ने मींस प्रॉफिट के लिए सू करना है, या फिर किसी भी ऐसी अमाउंट के लिए जो फर्दर फ्यूचर में जाके डिटरमिन अभी होनी है, तो फिर वहां पे टेंटेटिव असेसमेंट करके उसने अप्रोक्सीमेट वैल्यू या अमाउंट को मांगना है। उसके बाद रूल 3 के अंदर क्या है, रूल 3 के ये रूल 2 मैंने पढ़ा है, ठीक है। अब रूल 3 पढ़ रही हूँ। वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, वेयर द जहां पे सब्जेक्ट मैटर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा ना, उसने उतनी ही डिस्क्रिप्शन कोर्ट के अंदर लिखनी है जितनी कि उसको आइडेंटिफाई करने में मदद मिले। मिसाल के तौर पे सबसे आसान मिसाल ये है कि पहले ऐसा रेंट के जितने भी केसेस होते थे ना, उसके अंदर हम लोग साथ नक्शा नहीं लगाते थे, लेकिन बाद में अभी जजेस क्या कह रहे हैं कि वो उनको नक्शा लाजमी साथ चाहिए। मतलब अगर मेरी ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये यहाँ पे मौजूद है, मुझे इसका मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब, मुझे इसका सारा इन सबको बयान करना है। लेकिन अगर ये मेरी कोई शहरी प्रॉपर्टी नहीं है, या ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका खेवट नंबर मौजूद है, खतूनी नंबर मौजूद है, या कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन मौजूद है जो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर है, तो मैंने उसको भी उसके अंदर लाजमी लिखना है। इससे ना पता है क्या होता है, इससे आइडेंटिफिकेशन बड़ी इजी से हो जाती है। इसके ना ये शहरों के अंदर फ्रॉड इस तरीके से हो सकते हैं, गांव में तो फ्रॉड इतना ज्यादा कॉमन नहीं होता इन चीजों के बारे में, क्योंकि हर बंदे को पता होता है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। मिसाल के तौर पर अगर एक ये लाइन है और एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, जिसका यहाँ पे कब्जा है ना, उनका सालों से यहाँ पे कब्जा है, जिसका यहाँ पे है उनका भी यहाँ पे है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो सबको पता होता है कि किसकी प्रॉपर्टी कहाँ पे है। यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं होती अनटिल और अनलेस वो प्रॉपर्टी जो सारी था ना, इनका एक ही खाता था और खाते की पार्टीशन नहीं हुई। और हमें पता होना चाहिए, जब हम लोगों ने खाते की पार्टीशन नहीं ना की होती, तो एक बंदा इस पूरे का ही ईच एंड एवरी इंच का मालिक समझा जाता है, ठीक है। लेकिन जहां पे एक शहर है, शहर के अंदर क्या प्लॉट है, तो ना क्या हुआ था एक केस में कि इस तरीके से ना एक डिवीजन थी। अब क्या हुआ कि एक ये प्लॉट है और एक ये प्लॉट है। अब इस वाले बंदे ने ना फ्रॉड किया, उसने प्लॉट तो उसका ये था, लेकिन उसने सारा सूट ना इस वाले प्लॉट सॉरी ये वाला प्लॉट नहीं, ये वाला उससे पिछला प्लॉट उसके बारे में कर दिया। यानी कि इसको यहाँ पे एक गली लगती है ना, तो उसने क्या किया, यहाँ से ये उसका घर है, लेकिन उसने इसको नहीं बल्कि इसके नाम के ऊपर सारा केस करता रहा, ताकि मुझे एंड पे ये वाली जगह भी मिल जाए। लेकिन बाद में जब उसके पास कोर्ट की तरफ से नुमाइंदे आए ना, तो फिर उन लोगों को पता चल गया था, फिर इसको कॉस्ट भी पड़ी थी, और उसके अलावा ना इस बंदे को फिर रिजेक्ट भी कर दिया गया था, इस बंदे का सूट, क्योंकि इसने फ्रॉड करने की कोशिश की थी। लेकिन जज साहब ने इसके खिलाफ फ्रॉड की नहीं की थी, क्योंकि कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि इन लोगों ने माफी मांग ली थी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं वापस अपने रूल के ऊपर। When the plaintiff sues as representative, where the plaintiff sues in representative character, the plaintiff show
the plaintiff shall show not only that he has actual existing interest in the subject matter, but he has taken steps necessary to enable him to institute a suit concerning it. ये हमें डायरेक्टली कहाँ पे लेके जा रहा है, ये हमें डायरेक्टली ऑर्डर 1 रूल 8 के ऊपर लेके जा रहा है, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था ना कि मेरा अपना भी इंटरेस्ट इसके अंदर मौजूद है और मैं ये बाकी सब लोगों को भी इनविटेशन दे रहा हूँ कि अगर वो आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव सूट, ये उसके बारे में है, ठीक है। अब ये एक डेफिनेशन है मीन्स प्रॉफिट की, क्योंकि ये हम लोगों ने ना इस मनी सूट के अंदर पढ़ा है कि अगर जहाँ पे मीन्स प्रॉफिट मांगेंगे या फिर कोई भी ऐसी अमाउंट जो कि फ्यूचर के अंदर मांगनी थी वो मांगनी है, तो उसके लिए टेंटेटिव असेसमेंट करके उसने अप्रोक्सीमेट अमाउंट को मांगना है। लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि मीन्स प्रॉफिट क्या है। मीन प्रॉफिट ऑफ द प्रॉपर्टी मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होते हैं, प्रॉपर्टी के लिए। अच्छा, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये जो इंटरेस्ट होता है वो सारा होता है हमारा उसके ऊपर, क्या इसको कहते हैं, मनी के ऊपर। इंटरेस्ट जितना होगा ना वो मनी के ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन जो मीन्स प्रॉफिट होता है ना ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी की हद तक होता है, ठीक है। इस चीज का आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। अच्छा, मीन्स प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स those profits which the person in wrongful possession of the of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom together with the interest on it, ठीक है। इसका ये मतलब है कि एक मेरी ये प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जिसके ऊपर एक काशिफ नाम के बंदे ने ना कब्जा कर लिया, और वो कब्जा कैसा था, वो रॉन्गफुल पोजेशन था। अब ना इसके नीचे दुकानें भी हैं, 6 दुकानें हैं। अब चाहे इसने इन 6 दुकानों का वहां से लिया किराया या इनको खाली रखा है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने कोर्ट के अंदर दावा करना है ना, तो फिर मैंने इस 6 दुकानों का जितना भी किराया मैंने वो भी मांग लेना है, ठीक है। ऑर्डर 6 पढ़ लिया और ऑर्डर 7 पढ़ लिया। ऑर्डर 6 में हम लोगों ने जनरल प्रोसीडिंग्स की सारी बात कर ली, और ऑर्डर 7 के अंदर ना हम लोगों ने स्पेसिफिकली प्लेंट के हिसाब से कर लिया। अच्छा, मैंने ऊपर वाली चीजें नहीं लिखी कि टाइटल क्या होगा, कोर्ट का क्या नाम होगा, पार्टीज का क्या नाम होगा, क्योंकि वो बहुत ईजी था और अंडरस्टूड सी बात थी, ठीक है। अब ये इंग्लिश में जब भी हम लिखते हैं ना, यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग ये लिखते हैं दैट द एड्रेसेस ऑफ द पार्टीज इज करेक्ट टू किसी और वर्डिंग में, ठीक है। इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि ये जो भी मैंने पार्टीज यानी कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का एड्रेस दिया हुआ ना वो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा पैरा शुरू करते हैं, वहां से अपनी कहानी सारी शुरू कर लेते हैं। द ब्रीफ फैक्ट गिविंग राइज टू इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस केस, यहाँ पे केस नहीं आना था, यहाँ पे सूट आना था, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। जहाँ पे सिविल का होगा ना, सिविल का, वहां पे ये सूट आना है, जहाँ पे क्रिमिनल का होता है वहां पे केस आता है। आर दैट द डिफेंडेंट नंबर 1, अच्छा इसमें पहले मैं आपको बता दूं ये हुआ क्या था। डिफेंडेंट नंबर 1 और 2 ने ना एक प्लेंटिफ के साथ दावा एग्रीमेंट तो सेल किया था कि हम तुम्हें ये प्रॉपर्टी बेचते हैं। पहले उन्होंने इनिशियल कंसिडरेशन भी उससे ले ली थी, टोकन मनी जिसको हम जुबान में कहते हैं ना, वो लेने के बाद ना उन्होंने फिर कहा कि हम ना इसको बाद में लेटर ऑन एग्जीक्यूट करवाएंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो प्लेंटिफ था ना उसका हालात थोड़े से खराब हो गए थे, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को पहले ही जानते थे। तो फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा प्लेंटिफ साहब ने कि ना मुझे थोड़ा सा टाइम दिया जाए। तो इन लोगों ने ना डिफेंडेंट नंबर 1 और 2 ने, क्योंकि वो उसके पहले जानने वाले थे, 1 साल का टाइम और दे दिया। जब इन्होंने 1 साल का टाइम दिया ना, तो फिर जब 1 साल बाद वो बंदा वापस आया प्लेंटिफ पैसे लेके इन लोगों के पास, दोनों के पास, तो इन लोगों ने पैसे पहले लेने से टाल मटोल कर दिया। पहले डिफेंडेंट नंबर 2 के पास ये बंदा आया प्लेंटिफ, ठीक है। तो इस डिफेंडेंट ने कहा कि जो ए है ना ये बिजनेस के काम के सिलसिले में ना ये बाहर गया हुआ है, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री है, तो मैं अब ना आपसे पैसे रिसीव नहीं कर सकता। लेकिन ये सिर्फ इसका बहाना था, हाँ गया वो हुआ था लेकिन 3-4 दिन के लिए ना। तो फिर इन लोगों ने इसको लिंगर ऑन करना शुरू कर दिया। फिर वो जब ए आया ना प्लेंटिफ नंबर 1, तो बी थोड़ी देर के लिए ना वहां से चला गया कहीं और इस तरीके से ना उनको काफी अरसा लग गया। असल में ये बिहाइंड द सीन क्या कर रहे थे कि ये लोग कर रहे थे किसी सी नाम के थर्ड पर्सन को यहाँ पे प्रॉपर्टी बेच रहे थे, और उसको काफी ज्यादा हायर अमाउंट में बेच रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा महंगी, क्योंकि ये एक कमर्शियल इलाका था और वहां पे जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है ना उनका तो दिनों में फैसले होते हैं कि इसकी प्राइस इतनी होगी इतनी होगी। अच्छा, ये 2018 से शुरू हुआ था और
और ये तकरीबन 2020 तक आ पहुंचा था। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इसके फैक्ट्स बता दी हैं, इसको जस्ट एक बार आप लोग रीड कर लें मेरे साथ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि यही प्लेट है। आर ज्वाइंट ओनर्स इन पोजेशन ऑफ कमर्शियल प्लॉट। फिर हम लोगों ने कहा था ना कि ब्रीफ हमने डॉक्यूमेंट की हिस्ट्री देनी है और उसका इफेक्ट देना है। तो ये देखें, प्लॉट के आगे उन लोगों ने ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन दे दी है, सिचुएटेड जहां पे वो मौजूद है, फिर थ्रो लेटर नंबर, ये वो उसकी मलकियत का सबूत दे। तो वो कह रहे हैं कि इसको लेटर के जरिए आगे ट्रांसफर किया गया था, और हम लोगों ने इसको सूट प्रॉपर्टी कहना है। सूट प्रॉपर्टी इसलिए कहना है क्योंकि हम लोग इसके लिए ही सूट कर रहे हैं। अच्छा, सूट प्रॉपर्टी को इंग्लिश में कहते हैं सूट प्रॉपर्टी और उर्दू में कहते हैं जायदाद मुतदाविया। द डिफेंडेंट्स एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल डेटेड 14/12/2018 रिगार्डिंग द सूट प्रॉपर्टी, यानी कि इसी प्रॉपर्टी के लिए property with the plaintiff and the same has been endorsed on the letterhead of the Khadim Real Estate and Builder। ये एक रियल एस्टेट वाले थे जिनके पास इन लोगों ने उनके लेटर हेड के ऊपर सारा कुछ लिखा था। द डिफेंडेंट्स रिसीव्ड 1 million रुपीज एज अर्नेस्ट मनी, जो उन्होंने इनिशियल कंसिडरेशन ली थी और वो उन लोगों ने प्लेंटिफ से ली थी। ठीक है, 1 million का मतलब है 10 लाख रुपया। That it was agreed